वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है या आयरन कैरिंग प्रोटीन। ये हायर एनिमल्स में भी रहता है और लोअर एनिमल्स में भी रहता है, लेकिन यहाँ पे बात हम करेंगे ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन्स में ये किस तरह काम करता है और किस तरह ये आयरन ट्रांसपोर्ट या कैरी करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो ट्रांसफेरिन है ये बना हुआ रहता है एक ग्लाइकोप्रोटीन का, और वो ग्लाइकोप्रोटीन Fe3+ के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन Fe3 कॉम्प्लेक्स यानी आयरन 3+ कॉम्प्लेक्स। इसमें जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है इसे हम कहते हैं एपोट्रांसफेरिन, यानी ट्रांसफेरिन विदाउट आयरन इज कॉल्ड एपोट्रांसफेरिन। इस ग्लाइकोप्रोटीन में एक सिंगल पेप्टाइड चेन रहता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, क्योंकि तभी तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। और इस ट्रांसफेरिन का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो रहता है 80,000 डाल्टन्स। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये आयरन के साथ में बाइंड होने के बाद में इसे कैरी करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स या ब्लड टू लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। यानी आयरन 3 को लाता है इंटेस्टाइन से या ब्लड से, जहाँ पे रेसिडुअल आयरन रहता है, वहाँ से लाके इसको ये लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो को सप्लाई करता है। लिवर और स्प्लीन में Fe3 स्टोर होता है इन फेरिटिन, जबकि बोन मैरो में ये Fe3 जो है इसे कन्वर्ट किया जाता है Fe2 में, और बाद में ये RBCs यानी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में और साइटोक्रोम बी एक्स्ट्रा की प्रोडक्शन में काम आता है, ये वहाँ पे यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफेरिन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन को कैरी करना और उसके बाद में उसको राइट जगह पे डिलीवर करना, ये ट्रांसफेरिन का काम है। लेकिन ट्रांसफेरिन Fe2+ के साथ में कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, ये सिर्फ Fe3+ के साथ में ही बाइंड होता है और स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका जो बाइंडिंग कांस्टेंट है वो है 10⁻26, और इसका रीज़न इसके पीछे इसका स्ट्रक्चर है। मैंने भी आपसे कहा कि जो हमारे पास में एपोट्रांसफेरिन रहता है यानी ग्लाइकोप्रोटीन चेन, वो एक सिंगल पेप्टाइड चेन है। ये मान लीजिए ये सिंगल पेप्टाइड चेन है। इस पेप्टाइड चेन में 2 टर्मिनल्स रहते हैं इस चेन में, एक रहता है C टर्मिनल और एक रहता है N टर्मिनल। अब C टर्मिनल से लेके N टर्मिनल तक इस अमाइनो एसिड चेन में, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स रहते हैं। इन अमाइनो एसिड्स में से कुछ अमाइनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड है, हिस्टिडीन है या टायरोसिन है, तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये इस आयरन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इन अमाइनो एसिड के पास में नाइट्रोजन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम या ऑक्सीजन डोनर एटम रहता है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो रहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें 4 साइट्स ये अमाइनो एसिड्स ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन 5वीं और 6ठी साइट पे यहाँ पे कार्बोनेट ग्रुप रहता है। कार्बोनेट ग्रुप के 2 ऑक्सीजन इसको बाइंड हो जाते हैं, और इस कार्बोनेट का जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये गोनिडीन का पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक तरह का सॉल्ट ब्रिज बनता है, एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब इसमें देखिए, इसमें जो डोनर एटम्स है या तो वो ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, और दोनों हार्ड डोनर एटम्स है, हार्ड बेसिस रहते हैं, और आयरन 3+ रहता है हार्ड एसिड। तो हार्ड बेस का और हार्ड एसिड का आपस में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यही वजह है कि इसका बाइंडिंग कांस्टेंट बहुत ही हाई रहता है, 10⁻26 के आसपास। अब हम लास्ट पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफेरिन और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन बाय ट्रांसफेरिन। टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसके 7-8 टाइप्स रहते हैं तकरीबन, लेकिन इनमें से जो मेन टाइप्स है वो है एक सीरो ट्रांसफेरिन जो ब्लड सिरम में रहता है, और दूसरा लैक्टो ट्रांसफेरिन जो मिल्क, टीयर्स या अदर सिक्रीशंस में रहता है। और यहाँ पे मिल्क में, खासकर मदर्स मिल्क में, ये एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम करता है, और बेबीज़ को, जो दूध पीते बच्चे रहते हैं, उनको ये बैक्टीरियल अटैक से प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफेरिन। इसमें जो
आयरन स्कैवेंजिंग की कैपेसिटी रहती है, टेंडेंसी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है क्योंकि आयरन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा जो है वो है ओवर ट्रांसफेरिन, जो एग वाइट में रहता है, यहाँ पे भी ट्रांसफेरिन बहुत ज़्यादा रहता है। और एक ट्रांसफेरिन है, उसे हम कहते हैं मेलानो ट्रांसफेरिन, जो मेलानोसाइट्स में रहता है और ये मेलानिन प्रोडक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ आयरन ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसफेरिन आयरन को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन्स या ब्लड टू स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। देखिए, इंटेस्टाइन्स में आयरन जो रहता है वो Fe2 पॉजिटिव में रहता है और वहाँ पे pH कम रहता है, HCl वगैरह रहता है, तो ये रिड्यूस फॉर्म में रहता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है आयरन। अब अगर हम RBCs की बात करेंगे तो RBCs की जो लाइफ रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज रहती है। उसके बाद में RBCs डेड हो जाती है और RBCs डेड होने के बाद में डिकम्पोज हो जाती है और उनका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। वहाँ से जो आयरन निकलता है, ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का आयरन जो ब्लड में रहता है, वेस्ट आयरन, ये आयरन और इंटेस्टाइन्स का आयरन, ये ब्लड में जब आता है तो ब्लड में pH रहता है कम, कितना 7.4, और इस लोअर pH पे इस Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है, जिसमें मदद करता है एक एंजाइम, उसे हम कहते हैं सीरोप्लाज्मिन, जो एक कॉपर कंटेनिंग मेटल एंजाइम है। तो ये Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देता है। Fe3+ में आने के बाद में एपोट्रांसफेरिन इसको कैच करता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन हमने कहा वो इसको कैच करता है, ट्रैप करता है और ये इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में ये ब्लड के थ्रू पास होता है और टिश्यूज़ तक जाता है। टिश्यूज़ में फिर से pH डाउन हो जाता है और लोअर pH पे फिर से ये Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है Fe2 पॉजिटिव में, इन्हें रिड्यूस हो जाता है और ट्रांसफेरिन Fe3 के साथ में कम्प्लेक्स बनाता है, स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स, लेकिन Fe2 के साथ में कम्प्लेक्स नहीं बनाता, इसलिए यहाँ पे ये रिलीज़ कर देता है, या तो ये बोन मैरो में या स्प्लीन में या लिवर में ये रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होने के बाद में ये या तो यूज़ होगा बोन मैरो में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक्स्ट्रा, या फिर यहाँ पे फेरिटिन में स्टोर होगा। अगर ये लिवर या स्प्लीन में चला गया, यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है और फेरिटिन ज़रूरत के हिसाब से बॉडी में, ब्लड में ये धीरे धीरे रिलीज़ करता है, जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे रिलीज़ करता है। तो इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। ये एक सिंपल सा मैकेनिज़्म है जो आप इजीली याद रख सकते हैं। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफेरिन क्या है, एपोट्रांसफेरिन क्या है और ट्रांसफेरिन का फंक्शन क्या है, ये किस तरह काम करता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।